नमस्कार। सीटेट परीक्षा की तैयारी में जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ये टॉपिक सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो किसी को भी एक बेहतरीन टीचर बना सकती है। एक ऐसी क्लास बनाने के लिए जहां सबको बराबर मौके मिले, इस कॉन्सेप्ट को समझना ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं जो अक्सर हम सबके दिमाग में आता है। क्या लड़के और लड़कियां सच में अलग-अलग तरीके से सीखते हैं? ये सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब सीटेट परीक्षा में काफी मदद कर सकता है। उस सवाल का जवाब हमें मिले उससे पहले कुछ बेसिक शब्दों को सही से समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले लिंग और जेंडर के बीच का जो फर्क है उसे समझते हैं। ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन एजुकेशन की दुनिया में इनके मतलब बहुत बहुत अलग हैं। देखिए, यहां पर अंतर एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है लिंग यानी सेक्स, ये हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को दिखाता है, मतलब वो अंतर जो हमें जन्म से मिलते हैं। ये शारीरिक है, फिजिकल है। दूसरी ओर है जेंडर। जेंडर वो सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाएं हैं, वो उम्मीदें और बर्ताव हैं जो समाज बनाता है। सीटीटी के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो यही है, जेंडर बायोलॉजिकल नहीं बल्कि सामाजिक है। और यही बात हमें हमारे मेन टॉपिक पर ले आती है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट। पर इसका असल में मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि हमारा समाज तय करता है कि एक लड़का होने का या एक लड़की होने का क्या मतलब है। आइए जरा देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सामाजिक संरचना, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि समाज तय करता है कि लड़कों को कैसा बिहेव करना चाहिए, लड़कियों को क्या सीखना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से खेल या कौन से प्रोफेशन किस जेंडर के लिए हैं। ये नियम कुदरत ने नहीं बल्कि हम लोगों ने, समाज ने बनाए हैं। यहाँ एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, है ना? ये एक बहुत ही पावरफुल सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडिया है। क्या इसका कोई साइंटिफिक सबूत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक स्टेरियोटाइप, एक घिसी पिटी धारणा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। या फिर ये वाला देखिए, लड़के रोते नहीं हैं। ये एक और साफ उदाहरण है कि समाज कैसे बर्ताव की उम्मीदें तय करता है, बायोलॉजी नहीं। लड़कों को सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को दबाओ, जो आगे चलकर उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि ये सारी बातें सीखी और सिखाई जाती हैं। ये पैदाइशी नहीं होती, ये सामाजिक धारणाएं हैं जिन्हें हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, ना कि कोई वैज्ञानिक तथ्य। एक टीचर के तौर पर इस फर्क को पहचानना ही पहली जिम्मेदारी है। अच्छा, अब जब हम थियरी समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये असल दुनिया में, खासकर एक क्लासरूम के अंदर, एक प्रॉब्लम कैसे बनती है। अब हम बात करेंगे जेंडर बायस या जेंडर पक्षपात की, और ये हमारी शिक्षा पर कैसे असर डालता है। तो जेंडर पक्षपात है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई टीचर, कोई किताब, स्कूल या पूरा समाज ही किसी बच्चे के साथ उसके जेंडर के आधार पर अलग तरह से बर्ताव करता है। ये जानबूझकर भी हो सकता है और अनजाने में भी, लेकिन इसका असर हमेशा नेगेटिव ही होता है। और ये पक्षपात ना कई तरीकों से सामने आता है। जैसे क्लास में हो सकता है कि टीचर लड़कों से ज्यादा मुश्किल सवाल पूछें, सब्जेक्ट चुनते वक्त लड़कों को मैथ्स और साइंस की तरफ और लड़कियों को आर्ट्स या होम साइंस की तरफ धकेला जाता है। और कभी-कभी तो टीचर की अपनी उम्मीदें भी पक्षपाती हो सकती हैं, जैसे ये मान लेना कि लड़के तो शरारती ही होते हैं या लड़कियां लीड नहीं कर सकती। और ये सिर्फ टीचर्स की बात नहीं है, ये पक्षपात हमारी किताबों में भी बहुत गहराई तक घुसा हुआ है। अक्सर किताबों में पुरुषों को डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट दिखाया जाता है, जबकि महिलाओं को होम मेकर या नर्स। ये तस्वीरें अनजाने में ही बच्चों के दिमाग में इन स्टीरियोटाइप्स को और पक्का कर देती हैं। तो इन सबसे फर्क क्या पड़ता है? एक बच्चे की ग्रोथ पर जेंडर पक्षपात का नतीजा क्या होता है? इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला हो सकता है, जो सीधा सीधा बच्चे के पढ़ने लिखने और उसके भविष्य पर असर डालता है। इसका असर बहुत गंभीर होता है। बच्चों को बराबर के मौके नहीं मिल पाते। उनकी दिलचस्पी, उनका इंटरेस्ट एक दायरे में सिमट जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ चीजें उनके लिए हैं ही नहीं। इससे उनके सीखने की काबिलियत और उनके आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बुरा असर पड़ता है। और आखिर में ये समाज में असमानता को ही तो बढ़ावा देता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में टीचर्स का रोल अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है।
होने वाले टीचर्स सकारात्मक बदलाव लाने वाले एजेंट बन सकते हैं और इन सभी दीवारों को तोड़ सकते हैं। और ये सिर्फ कोई अच्छा विचार नहीं है, बल्कि एक पॉलिसी की जरूरत है। हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी पर बहुत जोर देता है। सीटेट परीक्षा के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। मतलब आपका रोल ऑफिशियल एजुकेशन पॉलिसी से सपोर्टेड है। तो एक आइडियल टीचर क्या कर सकता है? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले, जेंडर न्यूट्रल भाषा का इस्तेमाल करें। दूसरा, सभी बच्चों को हर एक्टिविटी में हिस्सा लेने के बराबर मौके दें। तीसरा, जो पुरानी धारणाएं हैं उन्हें एक्टिवली चैलेंज करें और तोड़ें। और चौथा, क्लास में लड़कियों और लड़कों दोनों को लीडरशिप की भूमिकाएं दें। तो चलिए सीटेट परीक्षा के लिए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। याद रखिए, जेंडर और सेक्स एक नहीं है। जेंडर समाज द्वारा बनाया गया है। सीखने में जो फर्क दिखता है वो सामाजिक वजहों से है, बायोलॉजिकल वजहों से नहीं। और एक टीचर का काम पक्षपात को कम करना है, उसे मजबूत करना नहीं। और अब उस एक लाइन के लिए तैयार हो जाइए जो इस पूरे टॉपिक को परीक्षा के लिए समेट देती है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही होनी चाहिए। ये रही वो लाइन, जेंडर एक सामाजिक संरचना है और जेंडर के आधार पर सीखने में जो अंतर दिखाई देते हैं वे समाज द्वारा बनाए गए पूर्वाग्रहों का नतीजा है, न कि जैविक भिन्नताओं का। ये एक लाइन CTT में जेंडर से जुड़े कई सवालों को हल करने की चाबी है। और अब मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, जब आप एक टीचर बन जाएंगे तो अपनी क्लास को जेंडर इक्वल बनाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाएंगे? क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम पास करने की बात नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर और ज्यादा इंसाफ वाली दुनिया बनाने के बारे में है। ध्यान देने के लिए शुक्रिया।